अफगानिस्तान की राजधानी काबुल की ठंडी हवाओं में अचानक हलचल महसूस की गई। सड़कें जो बीते कुछ वर्षों से भय, अस्थिरता और आर्थिक संकट की कहानी थी, वहां एक नया दृश्य देखने को मिला। भारतीय ध्वज फिर से लहराने लगा। 20 साल से अधिक समय तक अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण में सबसे बड़ा योगदान देने वाला भारत अब दोबारा आधिकारिक तौर पर उस धरती पर लौट आया जहां कभी उसके इंजीनियर, शिक्षक और राजनयिक शांति की नींव रख रहे थे। भारत ने काबुल में अपना दूतावास फिर से खोल दिया है और इसी बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर और अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी की ऐतिहासिक बैठक ने पूरे दक्षिण एशिया में नई राजनीतिक गूंज पैदा कर दी है। यह कहानी सिर्फ एक दूतावास खुलने की नहीं है, यह कहानी उस रिश्ते की है जो इतिहास, संस्कृति, रणनीति और विश्वास की गहराई में बसा हुआ है, और साथ ही यह उस भविष्य की पटकथा भी है जो भारत और अफगानिस्तान मिलकर लिखने जा रहे हैं। ऐसे समय में जब पूरी दुनिया तालिबान शासन को लेकर उलझन में है, जयशंकर और मुत्ताकी की मुलाकात दिल्ली के साउथ ब्लॉक में हुई। माहौल औपचारिक था लेकिन संदेश भावनात्मक था। आमिर खान मुत्ताकी ने कहा, अफगानिस्तान भारत को एक घनिष्ठ मित्र के रूप में देखता है। हम भारत को अपनी स्थायी और भरोसेमंद साझेदार के रूप में मानते हैं। यह वाक्य किसी साधारण कूटनीति या बयान से कहीं अधिक था। इसने पिछले 2 दशकों में जमा हुए विश्वास, सहयोग और कूटनीति के उस ताने बाने को फिर से सक्रिय कर दिया जो साल 2021 में तालिबान की सत्ता वापसी के बाद थम सा गया था। भारत ने जब काबुल में अपना राजनयिक मिशन बंद किया था, तब अफगानिस्तान के नागरिकों के चेहरे पर निराशा थी। वे भारत को सिर्फ एक मददगार देश नहीं बल्कि एक मित्र की तरह देखते थे, जिसने अस्पताल बनाए, सड़कें बिछाई, शिक्षा के अवसर दिए और लोकतंत्र की बुनियाद मजबूत करने की कोशिश भी की। अब जब भारतीय ध्वज फिर से काबुल में फहराया गया तो बहुतों ने इसे उम्मीद की वापसी कहा। भारत का यह निर्णय यूं ही नहीं लिया गया, इसके पीछे महीनों की बातचीत, गुप्त तैयारी और जटिल भू राजनीतिक समीकरण भी है। साल 2021 में तालिबान ने सत्ता संभाली, तब लगभग सभी देशों ने अपनी दूतावास गतिविधियां स्थगित कर दी। अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपीय संघ के अधिकांश मिशन बंद हो गए। भारत ने भी अपने राजनयिकों को सुरक्षित वापस बुला लिया, लेकिन पूरी तरह दूरी नहीं बनाई। उसने टेक्निकल मिशन के नाम से सीमित स्तर पर उपस्थिति बनाए रखी ताकि मानवीय सहायता, व्यापार और संपर्क जारी रह सके। इन 4 वर्षों ने भारत चुपचाप स्थिति का आकलन किया। एक और तालिबान ने अपनी अंतर्राष्ट्रीय छवि सुधारने की कोशिश की, तो दूसरी ओर पाकिस्तान, चीन और तुर्की ने अफगानिस्तान में अपना प्रभाव बढ़ाने की दौड़ शुरू की। भारत ने ना तो जल्दबाजी की और ना ही उदासीनता दिखाई। उसने इंतजार किया उस सही क्षण का जब अफगानिस्तान खुद भारत की ओर हाथ बढ़ाए, और वह पल आ ही गया जब मुत्ताकी ने खुले मंच से कहा कि अफगानिस्तान भारत को घनिष्ठ मित्र मानता है। जयशंकर और मुत्ताकी की बैठक का एक बड़ा परिणाम ये भी रहा कि भारत ने अपने टेक्निकल मिशन को अब आधिकारिक रूप से दूतावास के रूप में अपग्रेड करने की घोषणा की। इसका मतलब ये है कि अब काबुल में भारतीय राजनयिक, व्यापारिक अधिकारी और मानवीय सहायता मिशन पूरी क्षमता से काम कर सकेंगे। यह निर्णय एक प्रशासनिक आदेश नहीं था, यह भारत की बदलती कूटनीति का संकेत था। जयशंकर ने साफ कहा है कि भारत अफगानिस्तान की संप्रभुता और स्थिरता का सम्मान करता है और इसका उद्देश्य अफगान जनता की मदद करना है, न किसी राजनीतिक गुट को बढ़ावा देना। यह बात वैश्विक मंच पर भी अहम थी, क्योंकि अभी तक तालिबान को संयुक्त राष्ट्र सहित अधिकांश देशों ने औपचारिक मान्यता नहीं दी है। भारत ने यह कहकर संतुलन साधा कि वह जनता के साथ है, शासन के साथ अभी संवाद में है। मुत्ताकी ने भारत को विश्वास दिलाया कि अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल किसी भी देश के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियों के लिए नहीं होने दिया जाएगा। यह बयान इसलिए भी अहम था क्योंकि भारत को अतीत में अफगानिस्तान से आने वाले आतंकी नेटवर्क और पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक डेथ नीति का सामना करना पड़ा था। अफगान विदेश मंत्री का यह बयान भारत की सबसे बड़ी सुरक्षा चिंताओं को संबोधित करता है। भारत ने अफगानिस्तान में दशकों से शिक्षा और विकास का जो सिलसिला शुरू किया था, वह अब फिर से सक्रिय हो सकता है। पुल-ए-खुमरी पावर प्रोजेक्ट, सलमा डैम, अफगान संसद भवन, डेलरम जारांज हाईवे जैसे भारत द्वारा निर्मित प्रोजेक्ट अफगानिस्तान में भारत की सॉफ्ट पावर की पहचान है। अब जब दूतावास फिर खुला है तो ये सारी योजनाएं फिर दोबारा पुनर्जीवित हो सकती हैं। दिल्ली और काबुल की इस नई निकटता के पीछे एक बड़ा पहलू ये भी है कि पाकिस्तान और चीन का बढ़ता प्रभाव। साल 2021 के बाद पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ रिश्तों में दखल देने की कोशिश की, लेकिन सीमा विवाद और आतंकवादी समूहों को लेकर दोनों देशों के बीच अविश्वास बढ़ गया। वहीं चीन ने अफगानिस्तान में लिथियम और रेयर अर्थ मेटल्स के खनन के लिए समझौते किए, लेकिन सुरक्षा स्थिति ने उसके निवेश को जोखिम में डाल दिया। ऐसे में भारत का पुनः प्रवेश अफगानिस्तान के लिए एक स्थिर और वैकल्पिक सहयोगी साबित हो सकता है। दिल्ली में हुई इस बैठक के दौरान भारत ने अफगानिस्तान के लिए नई मानवीय सहायता की घोषणा भी की। इसमें गेहूं, दवाइयां, स्कॉलरशिप और स्वास्थ्य सेवाएं शामिल है।
भारत पहले ही अफगानिस्तान को 75,000 टन गेहूं दे चुका है और अब यह सहयोग और बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा भारत ने यह भी संकेत दिया है कि वह अफगान छात्रों को एक बार फिर से भारतीय विश्वविद्यालय में पढ़ने के अवसर देगा। लेकिन सवाल यह भी उठता है कि भारत अब तालिबान सरकार को औपचारिक मान्यता देने की दिशा में जा रहा है। विशेषज्ञ मानते हैं कि भारत अभी वेट एंड वॉच की नीति पर ही कायम रहेगा। दूतावास खोलने का मतलब ये नहीं है कि भारत ने तालिबान को मान्यता दे दी है, बल्कि यह संकेत है कि भारत अपनी राजनयिक मौजूदगी और अफगानी जनता से जुड़ाव बनाए रखना चाहता है। दिल्ली में मुत्ताकी की मौजूदगी सिर्फ राजनीतिक प्रतीक नहीं है, बल्कि पाकिस्तान को अप्रत्यक्ष संदेश भी है। अब अफगान विदेश मंत्री भारत में भारत की सराहना कर रहे थे, उसी समय पाकिस्तान में आतंकी हमलों और आर्थिक संकटों ने उसकी स्थिति को कमजोर कर रखा था। मुत्ताकी ने भारत में यह भी कहा कि अफगानिस्तान अपने सभी पड़ोसी देशों के साथ संतुलित संबंध चाहता है, लेकिन किसी के प्रभाव में नहीं आएगा। यह बयान पाकिस्तान के लिए सीधी चेतावनी के समान था। भारत के लिए यह क्षण एक अवसर के रूप में देखा जा रहा है। अफगानिस्तान मध्य एशिया के प्रवेश द्वार की तरह है। अगर भारत काबुल के साथ स्थिर और विश्वसनीय संबंध स्थापित कर सके तो इसे ईरान के चाबहार बंदरगाह के जरिए मध्य एशियाई व्यापार मार्गों तक पहुंचने का मौका मिलेगा। इससे भारत की कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी को नई दिशा मिल सकती है। काबुल में भारतीय उपस्थिति का एक और बड़ा महत्व यह है कि इस क्षेत्र में भारत की रणनीतिक साख पुनर्स्थापित होती है। चीन और पाकिस्तान लंबे समय से तालिबान फ्रेंडली ब्लॉक बनाने की कोशिश में है ताकि दक्षिण एशिया में भारत को सीमित किया जा सके, लेकिन अब भारत की वापसी ने इस खेल को बदल दिया है। हालांकि यह रास्ता आसान नहीं है। अफगानिस्तान में अब भी आतंकी संगठनों की सक्रियता है। इस्लामिक स्टेट, खुरासान और अन्य आतंकी गुट कई इलाकों में मौजूद हैं। भारत को अपने राजनयिकों और कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए बहुत सतर्क रहना होगा। आपको यह भी याद रखना होगा कि 2008 और 2009 में काबुल में भारतीय दूतावास पर हमले हुए थे, इसलिए सुरक्षा व्यवस्था इस बार बेहद सख्त रखी जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत के इस कदम पर प्रतिक्रियाएं आई हैं। अमेरिका और यूरोपीय देशों ने इसे एक प्रॉग्मेटिक मूव कहा है। वाशिंगटन पोस्ट ने लिखा कि भारत तालिबान को मान्यता दिए बिना भी उससे व्यवहारिक संबंध बना रहा है, जो उसकी परिपक्व कूटनीति को दर्शाता है। वहीं रूस और ईरान ने भारत की इस नीति की सराहना करते हुए कहा कि क्षेत्रीय स्थिरता में भारत की भूमिका अहम होगी। लेकिन भारत जानता है कि तालिबान शासन के अंदर कई गुट मौजूद है, कुछ कट्टर हैं तो कुछ मध्यम है। जयशंकर की कूटनीति का उद्देश्य उन्हीं तत्वों से संवाद बढ़ाना है जो अफगानिस्तान को स्थिरता और विकास की राह पर ले जाना चाहते हैं। यह संवाद भारत को भविष्य में किसी भी राजनीतिक परिवर्तन के लिए तैयार रखेगा। अफगानिस्तान में भारत का पुनः प्रवेश स्थानीय जनता के लिए भी आशा का संदेश है। काबुल विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अहमद जावेद ने कहा कि भारत का दूतावास सिर्फ एक भवन नहीं है, ये विश्वास की निशानी है। जब भारत यहाँ होता है तो हमें लगता है कि अफगानिस्तान दुनिया से जुड़ा हुआ है। भारत की यह नीति व्यापक दृष्टि का हिस्सा है। दक्षिण एशिया से लेकर मध्य एशिया तक स्थिरता, विकास और शांति की रणनीति है। यह सिर्फ राजनीति नहीं है, बल्कि मानवीय जिम्मेदारी भी है। अफगानिस्तान के लाखों बच्चे जो भारत द्वारा चलाए जा रहे स्कूलों और छात्रवृत्तियों से जुड़े हैं, अब एक बार फिर से भविष्य की उम्मीद देख रहे हैं। कई जानकार मानते हैं कि यह भारत की न्यू साउथ एशिया पॉलिसी की शुरुआत है, एक ऐसी नीति जिसमें भारत युद्ध नहीं, संवाद से प्रभाव बनाना चाहता है। जयशंकर की कूटनीति पिछले वर्षों से यही दिखा रही है। चाहे वह रूस यूक्रेन संकट हो या गाजा संघर्ष, भारत हमेशा संवाद और विकास को प्राथमिकता देता है। अफगानिस्तान में भी यही संदेश दोहराया गया है। मुत्ताकी की इस यात्रा के बाद यह स्पष्ट हो गया कि अफगानिस्तान भारत से दूरी नहीं रखना चाहता है। वह पाकिस्तान के पुराने मॉडल से निकलकर एक नए संतुलित रिश्ते की तरफ बढ़ना चाहता है और भारत इस अवसर को गंवाने वाला नहीं है। काबुल में भारतीय ध्वज का दोबारा लहराना दक्षिण एशिया की राजनीति में एक नया अध्याय है। यह सिर्फ दो देशों का कूटनीति पुनर्मिलन नहीं है, बल्कि उस इतिहास का पुनर्जागरण है जब भारत और अफगानिस्तान साथ मिलकर संस्कृतियों, व्यापार और विश्वास का सेतु बने थे। जयशंकर ने बैठक के बाद अपने बयान में कहा, भारत अफगानिस्तान की जनता के साथ था और रहेगा। हमें उम्मीद है कि यह नया अध्याय स्थिरता, समृद्धि और सहयोग का प्रतीक बनेगा। उनके इन शब्दों के साथ ही दक्षिण एशिया की राजनीति में एक नया युग आरंभ हो गया है। आने वाले महीनों में भारत का यह मिशन तय करेगा कि काबुल में एक नई शुरुआत किस दिशा में जाएगी। क्या यह स्थायी दोस्ती में बदलेगी या केवल प्रतीकात्मक रहेगी? लेकिन फिलहाल इतना तो तय है कि भारत ने अपनी वापसी की घोषणा कर दी है, और वह भी उस अंदाज में जो उसके स्वाभिमान, स्थिरता, कूटनीति और परिपक्वता का परिचय देता है। अफगानिस्तान की धरती पर एक बार फिर भारत की उपस्थिति एक बार फिर उम्मीद का उजाला है, और एक बार फिर यह संदेश है कि रिश्ते हथियारों से नहीं, भरोसे से बनते हैं। दोस्तों, भारत और अफगानिस्तान के रिश्तों को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।